एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 69 और टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन, ग्रेड 10। जी बेटा, आज के लेक्चर में हम सेकंड स्टेप की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और सेकंड स्टेप है बेटा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस के नाम से हमने जो है वो पढ़ा। गैमेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा 2 तरह की गैमेटोजेनेसिस होती है, मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर ओजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के नतीजे में स्पर्म प्रोड्यूस हो गए, यानी कि मेल गैमीट्स प्रोड्यूस हो गए, और इसी तरह से ओजेनेसिस के नतीजे में एग्स प्रोड्यूस हो गए, यानी कि फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस हो गए। तो 2 ऑपोजिट नेचर के जो है वो गैमीट्स प्रोड्यूस हो गए, स्पर्म्स एंड एग्स। अब स्पर्म्स और एग जो हैं इनके प्रोड्यूस होने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मरहला अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इनकी प्रोडक्शन के बाद बेटा अगला मरहला जो है वो इनकी फ्यूजन का है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो फर्टिलाइजेशन है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो सादा भाषा में हम फर्टिलाइजेशन को बोल सकते हैं इट इज़ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। आपके यूनिक नोट्स के हवाले से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 12 और पेज नंबर है 91। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फर्टिलाइजेशन अकर्स। अब फर्टिलाइजेशन हम क्या कह सकते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन को फर्टिलाइजेशन है बेटा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इट इज़ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी कि स्पर्म एंड एग्स की फ्यूजन का नाम फर्टिलाइजेशन है। अब फर्टिलाइजेशन जो है 2 तरह की फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आज के टॉपिक में मैंने की पॉइंट्स में भी यही बेटा लिखा हुआ है। फर्टिलाइजेशन को हमने समझना है और फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये असल में 2 टाइप्स हैं फर्टिलाइजेशन की, 1 एंड 2, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। टॉपिक बहुत आसान है, बस चंद एक चीज़ें बेटा हमने याद रखनी है। अब फर्टिलाइजेशन के बगैर जो है वो रिप्रोडक्शन का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। जब तक फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होगी तो जाइगोट प्रोड्यूस नहीं होगा, और जाइगोट की प्रोडक्शन नहीं होगी तो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है, न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें क्या किया जाता है और किस तरह से जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर इसी तरह से हम देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन याद रखना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें एग्स जो हैं उन तक स्पर्म्स को पहुंचाया जाता है, लेकिन आउटसाइड द बॉडी। फीमेल बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बाहर बैरूनी साइड पे जो है फर्टिलाइजेशन अकर होती है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल मैनर से होती है,
यहाँ तक अभी हमने जस्ट फर्टिलाइजेशन को देखा है। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरह की है, एक्सटर्नल और इंटरनल। हम पहले एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, मैं आपको लॉजिक थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अब आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स का जो है वो मिलाप, मीटिंग, उनका कह लें कि फ्यूजन जो है वो आउटसाइड द बॉडी होगा। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जबकि अगर इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगी तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इसके लिए फिर कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसमें जो है मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज़ हो सकें, वो एक दूसरे से मिल सकें, फर्टिलाइज़ कर सकें। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन के लिए वो मीडियम कौन सा है? फिर डेफिनेटली वाटर जो है वो बेस्ट मीडियम है फॉर दिस। सो वाटर एनिमल्स जो हैं वो ख़ास तौर पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का सहारा लेते हैं, और मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स हैं और जो फ्यू क्लासेस हैं जैसे कि वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें से पहली क्लासेस जैसे फिशेस हैं, क्लास पाइसिस हम बोलते हैं, इसी तरह से दूसरी क्लास है क्लास एम्फीबिया। तो फर्स्ट टू क्लासेस जो हैं उनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन इसी तरीके से होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से। जी बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को फर्दर ज़रा हम एलेबोरेट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गमीट्स या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आउटसाइड द बॉडी। outside the female body। अगर फीमेल बॉडी, फीमेल जो है उसके जिस्म से बाहर जो है फर्टिलाइजेशन हो रही है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इसके लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पहले नंबर पे तो अगर आउटसाइड द बॉडी है तो यहाँ पे कह लें कि मदर केयर जो है वो कम है, यानी कि ये जो एग्स वगैरह आउटसाइड द बॉडी स्क्रीट किए जाएंगे, फीमेल जो हैं वो एग स्क्रीट कर देंगी और मेल जो है उनके ऊपर आके स्पर्म जो है उनका स्प्रे करेंगे। तो स्पर्म स्प्रे करने से पहले और स्पर्म स्प्रे करने के बाद, इस दौरान जो है जब तक वो एग्स हैच नहीं होते, इवन एग्स जो हैं उनकी हैचिंग के बाद भी जो न्यू बॉर्न ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके लिए फिर भी कह लें कि कई तरह की जो है वो ख़तरात हैं। तो इनसे बचने के लिए फिर क्या किया जाता है? अब देखें, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसी ऑर्गेनिज्म में हो रही है, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स में है, इसी तरह से फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, तो हम जस्ट अगर एम्फीबियंस की और फिशेस की बात करें, एम्फीबियंस और फिशेस जो हैं इनकी बात करें तो इनमें जो एग लेइंग का प्रोसेस है, एग्स ले करते हैं फीमेल्स, तो फीमेल जो हैं वो आफ्टर एग लेइंग उनको जो है वो वाटर में ले करते हैं एग्स। तो उसके बाद जो है प्रीडेटर्स वगैरह जो हैं वो या तो वो एग्स जो हैं वो खा जाते हैं, या फिर जो है वो कह लें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उनके लिए फिजिबल कह लें कि कंडीशंस नहीं होती, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो अब इसका मतलब फिर ये है कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का सहारा लेना है किसी ऑर्गेनिज्म ने, तो डेफिनेटली उसमें एग्स और स्पर्म्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि चांसेस जो हैं बचने के चांसेस उन एग्स के, उन बच्चों के, वो बहुत कम है। सो दैट्स वाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मोर गैमीट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, मोर गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मोस्टली
mostly occur in aquatic environment. So mostly aquatic environment में for example इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं जिनमें ये गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इनमें बेटा ख़ास तौर पर ऑल इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, और फिशेस हैं और एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस यानी कि जिसमें फ्रॉग्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है बेटा। ऑल इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस और एम्फीबियन। तो ये मैंने अलग अलग क्यों लिखे हैं? ऑल इनवर्टिब्रेट्स लिख दिया तो ये कोई और चीज़ है? जी बेटा, ये वर्टिब्रेट्स हैं, ये दोनों वर्टिब्रेट्स हैं, क्लास फिश या पाइसिस और क्लास एम्फीबिया। तो ये दो वर्टिब्रेट्स हैं। सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स जो हैं जिनमें बैक बोन नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, उनमें जो है वो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मैनर में होती है। जबकि फर्स्ट टू क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स जो हैं, वर्टिब्रेट्स की वैसे 5 क्लासेस हैं अकॉर्डिंग मॉडर्न डिवीजन जो है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो 5 क्लासेस हैं। पहली क्लास फिश, सेकंड क्लास एम्फीबिया, थर्ड क्लास रेप्टिलिया है या रेप्टिलियंस हम बोलते हैं, और फोर्थ क्लास एवीज या बर्ड्स, और फिफ्थ क्लास जो है वो मैमेलिया है। तो बाकी 3 क्लासेस जो हैं वो हायर रैंक की हैं। सबसे लोअर रैंक जो है वो फिशेस का है, ठीक है। तो फिशेस वर्टिब्रेट्स हैं लेकिन लोअर रैंक पे। अब हम फिशेस की अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये लेट्स से फिशेस जो हैं बेटा वो बेशुमार जो है वो, लेट्स से ये हमारे पास कह लें कि यहाँ पे फिशेस जो हैं वो बेशुमार एग्स जो हैं वो ले करती हैं। ये फ़िश एग पड़े हुए, फ़िश एग जो हैं इनको फर्टिलाइज़ किया जाएगा। ये फ़िश एग हैं, या तो ये किसी प्रेडेटर जो है उसका शिकार हो जाएंगे, मोस्टली एग्स जो हैं, या फिर इन तक जो है वो स्पर्म्स नहीं पहुंच पाएंगे। एक और बात, इस टाइप की एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि एग्स और स्पर्म्स जो हैं वो एट द सेम टाइम जो है उनको जो है वो रिलीज़ किया जाए, ताकि जो है वो इंश्योर किया जाए फर्टिलाइजेशन को। इसलिए ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम जो है वो मेल फिशेस जो हैं वो स्पर्म का स्प्रे करते हैं। स्पर्म स्प्रे के बाद मोस्ट ऑफ द एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज हो गए, ये फर्टिलाइज्ड एग हैं। लेकिन कुछ एग्स जो हैं वो अनफर्टिलाइज्ड ही रहते हैं, और कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग भी हैच हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट हाफ में पार्थेनोजेनेसिस का कि बाज़ दफ़ा एग्स की फर्टिलाइजेशन के बगैर ही फिशेस के अंदर जो है वो प्रोडक्शन हो जाती है, न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती। तो इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। बहरहाल पार्थेनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, हम तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने एग्जांपल ली, फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमने जो है वो फ़िश की हम बात कर रहे हैं। लेट्स से फ़िश एग ये पड़े हुए हैं, मेल फ़िश जो है उसने स्पर्म स्प्रे जो है किया, और इस तरह से एग्स जो हैं फर्टिलाइज हो गए। इसके लिए मैंने कहा 2 शराइत ज़रूरी हैं, बल्कि 3। पहली, इक्वेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट जो कि फिजिबल हो स्पर्म और एग्स जो हैं उनको मिलाने के लिए। दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ़ स्पर्म्स एंड एग्स जो हैं वो ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरी बात बेटा वो ये थी कि टाइम जो है वो सेम होना चाहिए इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। टाइम जो है ये सेम होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो अगर रिलीज़ किया जाएंगे तभी जो है वो फ्यूजन ऑफ गैमीट पॉसिबल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, दूसरी टाइप की फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जी बेटा, नाम से ही जाहिर है, टर्म से ही जाहिर है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ये इनसाइड फीमेल बॉडी होगी। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन इनसाइड फीमेल बॉडी। फ्यूजन ऑफ गैमीट, it is fusion of gametes inside female body। such as in reptiles, such as in birds and mammals। जी बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो कह रहे हैं इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन सेल्स आर फर्टिलाइज्ड विद इन द रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। तो फीमेल बॉडी के इनसाइड अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है, दैट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इट अकर्स इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ज़्यादा है, मदर केयर ज़्यादा है, वहाँ पे मदर केयर कम है। ठीक है, मोर गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, नंबर ज़्यादा है, लेकिन ये गैमेट्स उतने हेल्दी नहीं है जितने हेल्दी गैमेट्स जो हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करने वाले एनिमल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें कुछ चीज़ें लिख लेते हैं इससे कंपेयर करके। नंबर 1 पे इसमें कहा गया था कि मोर गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर 1 पे गैमेट्स are healthy but lesser in number। तादाद कम होगी लेकिन गैमीट्स जो हैं वो हेल्दी होंगे। ये मोस्टली अकर इन इक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो इसके लिए कोई एनवायरनमेंट जो है वो कोई शर्त नहीं है। इक्वेटिक एनवायरनमेंट हो या कह लें कि लैंड एनवायरनमेंट हो, मोस्टली ये वाली जो रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन है ये लैंड इकोसिस्टम में आकर होती। इसमें फिर क्या है, उसमें मदर केयर जो है वो कम है। इसमें ख़ास तौर पर ये एक टर्म है मदर केयर। मदर केयर जो है ये अवेलेबल होती है फॉर न्यूबॉर्न। इसी तरह से फिर वो कह रहे हैं कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं मेक प्रोटेक्टिव शेल्स अराउंड देयर एग सेल्स एंड देन ले देम। जबकि फ़िश और एम्फीबियंस जो हैं, यानी कि फ्रॉग्स हैं और फिशेस जो हैं, इनमें जो एग लेइंग की जाती है, एग्स के गिर्द कोई शेल नहीं होता। उनको हम नॉन एमनियोटिक एग्स बोलते हैं। उनके ऊपर कोई शेल नहीं होता, कोई प्रोटेक्टिव लेयर्स नहीं होती। जबकि इसमें वो कह रहा है इनमें जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं, एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय शेल्स। जबकि उनमें शेल्स मौजूद नहीं होते, उनके एग्स में शेल्स मौजूद नहीं होते, बल्कि जस्ट मेम्ब्रेन हैं और वो कह लें कि इतने ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू शेल्स। फिर नेक्स्ट बात वो कह रहा है शेल्स जो हैं ये रेजिस्टेंट हैं टू वाटर लॉस एंड डैमेज। देन वो कह रहा है इन मैमल्स, अगर हम मैमल्स की बात करें, वो कह रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ एग लेइंग मैमल्स। मैमल्स जो हैं ये देखें 5 क्लासेस, मैंने कहा कि 5 क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की। फ़िश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स। अब मैमल्स जो हैं उसकी फर्दर सब क्लासेस हैं, मैमल की फर्दर सब क्लासेस हैं। उनमें से वो कह रहा है एक एग लेइंग मैमल्स हैं। मैमल्स जो हैं उनमें भी एग लेइंग मैमल्स हैं, जैसे कि स्पाइनी एंट ईटर है, इसी तरह से डक बेल प्लेटिपस है। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं मैमल्स की जो कि एग ले करते हैं, लेकिन वो मैमल्स हैं। वो कह रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग
इनटू न्यू बेबी टेक्स प्लेस विद इन मदर्स बॉडी। यानी कि एग लेइंग मैमल्स के अलावा तमाम मैमल्स जो हैं उनका जो जाइगोट है वो स्टे करता है विद इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और वहाँ पे ही वो उसकी डेवलपमेंट होती है और एक कह लें कि न्यू जो बेबी है उसकी इवन जो है वो कह रहा है वहाँ पे ही डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। इन दिस केस देयर इज़ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो एंड मदर ऑल्सो सप्लाइज एवरीथिंग दैट एम्ब्रियो नीड्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो भी एम्ब्रियो को रिक्वायरमेंट होती हैं वो माँ की तरफ से पूरी की जाती हैं। यानी कि यहाँ पे आप कह लें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ये कह लें कि ज़्यादा एडवांस फॉर्म है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो एंशिएंट टाइप की फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और मॉडर्न टाइप की फर्टिलाइजेशन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो हायर एनिमल्स हैं, और हायर एनिमल्स में हमें पता है मैमल्स को हायर कंसिडर किया जाता है, तो हायर एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो डेफिनेटली वो भी हायर रैंक की है, वो भी मॉडर्न है। सो मॉडर्न फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जबकि एंशिएंट टाइप की फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इसमें मदर केयर है, उसमें मदर केयर है लेकिन कम। इधर जो है वो कह रहे हैं कि गमीट्स जो हैं उनके फ्यूज़ होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे गमीट के फ्यूज़ होने के चांसेस जो हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए तादाद बढ़ा दी जाती है, इसीलिए यहाँ पे तादाद घटा दी जाती है। तादाद कम है लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं, तादाद ज़्यादा है चांसेस कम है, ठीक है। इसी तरह से फिर मीडियम की हमने बात की और एंड पे हमने ये बात की है कि जी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये एंशिएंट टाइप की है, पुरानी तर्ज की है, जबकि मॉडर्न तर्ज की जो फर्टिलाइजेशन है वो है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जी बेटा, आज के लेक्चर में हमने दूसरा स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन उसको हमने कंप्लीट किया। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो है वो हमने स्टार्ट किया। उसमें प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 68 में हमने बेटा गमीटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स की बात की, और सेकंड स्टेप था आफ्टर फॉर्मेशन फ्यूजन ऑफ गमीट, और फ्यूजन ऑफ गमीट्स को आज हमने लेक्चर नंबर 69 जो है इसमें कंप्लीट किया। तो फ्यूजन ऑफ गमीट्स के बाद जो है वो डेवलपमेंटल मराहिल हैं, डेवलपमेंट की भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज के लिए बेटा इतना ही। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन की जो है डेफिनेशन। अभी आज का हमारा टॉपिक जो है वो कम छोटा था और आज के दिन हमें थोड़ा मौका मिल गया कि हम जो है वो कुछ बुक से हट के जो है वो कुछ बात कर लें। जैसा कि मैं आपको पहले भी कुछ बातें समझाता रहा हूँ रिस्पेक्ट के हवाले से, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के हवाले से, या इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी की हमने एक दो बातें की। कोई 5-7 मिनट में हम जो है वो एक बात कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ अपने लेक्चर के टाइम में। अगर हम टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो बेटा वो बहुत लेंथी टॉपिक है, उसमें फिर हमें फ़र्दर टाइम जो है वो रिक्वायर होगा। इसलिए हम 5 मिनट में मैं आपको कोई एक ऐसी नसीहत करता हूँ जिसका आपको फ़ायदा होगा। होपफुली जो मैंने पहले भी आपको बातें बताई हैं वो आपके काम आई होंगी। पहले नंबर पे तो एक क्रिएटिविटी की हवाले से मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। अगर आप लोग क्रिएटिव होना चाहते हैं इन स्टडीज़ कि आप जो है वो क्रिएटिव होना चाहते हैं, आप लिखते हैं तो आप भूल जाते हैं, आपको याद होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, आपके जहन में कॉन्सेप्ट होता है लेकिन वो कह लें कि डिस्प्ले नहीं किया जाता आपसे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? उसके लिए अपने ऊपर लाजिम कर लें। ये एक मैं आपको टिप बता रहा हूँ, अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने डेली बेसिस पे एक पैराग्राफ जो है वो लिखना है। जिस सब्जेक्ट में, मतलब जिस लैंग्वेज में आपको मसला है, इफ़ यू आर trying to express in English, then you should write a paragraph on daily basis। एक पैराग्राफ डेली बेसिस पे आपने जो है वो लिखना है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, आप अपना कह लें कि जो आपका कॉन्सेप्ट है, आपके जहन में जो बात है आपसे एक्सप्रेस नहीं होती, तो आप अपने ऊपर लाजिम कर लें। आज आप गलत लिखिएगा, बाद में उसको आप खुद चेक करें या अपने किसी बड़े को जिसको आप बेहतर तरीके से इंग्लिश आती आप उसको चेक करवाएं। इसी तरह से अगर आपको उर्दू में मसला है तो आप उर्दू राइटिंग जो है उसको अपने ऊपर लाजिम कर लें, ज़्यादा नहीं, डेली बेसिस पे सिर्फ एक पैराग्राफ।
और अगर आपने ये रूटीन जस्ट 1 साल तक रखी तो आप क्रिएटिव होंगे। अगर ये रूटीन फर्दर आप बढ़ा देते हैं 2 से 3 साल तक, तो फिर आप जो है वो जो जैसे CSS और इसी तरह से PMS के एग्ज़ाम्स में ऐसे राइटिंग होती है, आपके लिए फिर वो भी कोई मसला नहीं होगा। तो ये आप एक रूटीन सेट कर लें। ये एक हिंट था, ये एक कह लें कि आपके लिए एक टिप था टू क्रिएटिव या क्रिएटिविटी। अब इसके अलावा एक और बेटा नसीहत करूँगा मैं आपको, वो ये कि सेकंड टर्म जो है हमारा वो सिलेबस चल रहा है सेकंड टर्म का, लेकिन बेटा इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। हमारे पास अब फर्दर टाइम नहीं है, हमें पहले ही जो है वो दूसरी अतराफ़ से सामना है कई एक तरह के मसाइल का। कभी कह लें कि वबाई अमराज और कभी जो है वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। तो इन सारी चीज़ों को बेटा मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को जो है वो सख्त मेहनत की ज़रूरत है। हम अपने आप को अगर जस्ट स्टूडेंट समझें और टाइम पास करें तो मेरे ख़्याल में ये ठीक नहीं है। एक ज़िंदा कौम जो होती है उसका हर फ़र्द अपने अपने लेवल पे एफ़र्ट कर रहा होता है। आपको क्या लगता है आपका काम जस्ट पढ़ना है उसके बाद बस? नहीं, आप ज़रा सोचें, आपने पढ़ने के अलावा क्या करना है, आपने पढ़ के क्या करना है। पढ़ना सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें एक जो है वो एक अच्छी जॉब मिल जाए, हमें जो है वो हमारा एक रोज़गार हमें जो है वो मिल जाए। बेटा पढ़ना जो है, तालीम हासिल करना जो है, इसके मकासद इससे कहीं बुलंद हैं। ये नहीं कह रहा कि आप जॉब के लिए एफ़र्ट नहीं करें, आप जो है वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एफ़र्ट नहीं करें। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके साथ एक मकसद बना लें, तो फिर आपका जो कह लें कि जो मकसद है, आपका जो भी आपकी थिंकिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जल्दी मिल जाएगा। तो हमें अपने अपने लेवल पे जो है, हम ये कहते हैं कि जी हुक्मरान जो हैं वो ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये कर रही है। सबसे पहले हमें अपना जो है वो हिस्सा डालना है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको ब्लेम कर सकता हूँ, आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं। रास्ते पे जाते हुए हर एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को, एक साइकिल वाला कहेगा ये बाइक वाला जो है बहुत तेज़ जा रहा है, ये रफ़ ड्राइविंग कर रहा है। एक बाइक वाला किसी गाड़ी वाले के बारे में कह रहा होगा, गाड़ी वाला किसी ट्रक वाले के बारे में कह रहा होगा, लेकिन वो खुद नहीं ये देखेगा, एक बाइक वाला खुद नहीं देखेगा कि मेरा क्या फ़ॉल्ट था, मेरी तरफ से क्या फ़्लॉ है। एक गाड़ी वाला जो है वो दूसरों को ब्लेम देगा, लेकिन हमें जो है वो अपने गिरेबान में झांकना है सबसे पहले। और चूँकि बात ये बाइक गाड़ी की है, तो बेटा ये एक और नसीहत आप लोगों के लिए, ड्राइविंग जो है उसमें बाज़ दफ़ा हम ये सोचते हैं कि जी हम बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं, हालांकि उससे कई लोगों की दिल आज़ारी होती है। तो प्लीज़ जो लोग ड्राइव करते हैं वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि रोड पे जो है वो जितना भी आप किसी को फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना ही करें। दिल आज़ारी जो है वो इस कदर कह लें कि किसी के दिल से जो आह निकलती है फिर वो असर रखती है, और उसका जो असर है वो हम पे होता है। लिहाजा किसी की दिल आज़ारी से जो है वो बचना है मैक्सिमम। इवन आप लेट्स से मैं या आप जो है वो गाड़ी लेके खड़े हैं रोड पे, तो हमारे पीछे जो है वो लाइन लगी होती है, 10-12 लोग जो है वो खड़े होते हैं बेचारे इस इंतज़ार में, और हम जो हैं वो कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं। तो कोशिश किया करें जो लोग ड्राइव करते हैं वो किसी जगह पे पार्क करें बाइक गाड़ी वगैरह को, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक कह लें कि अच्छे शहरी होने की जो है वो एक्सप्रेशन दें। एक अच्छा शहरी होना जो है, एक अच्छा शहरी अपने आप को साबित करने की कोशिश करें बेटा। तो आज मैंने आपको 3 बातें बताई। एक मकसद सेट करें कि हमने अपने मिल्लत की, एक कौम की जो है वो खिदमत करनी है। एक मकसद ये मैंने आपको टिप दिया कि आपने डेली बेसिस पे क्रिएटिविटी के लिए एक पैराग्राफ लिखना है। मिल्लत की खिदमत करने से क्या मुराद है? देखें, दुनिया की डिफरेंट जो अक़वाम हैं उनके मकासद डिफरेंट होते हैं। दुनिया में आप किसी भी अगर ख़ित्ते के लिहाज से आप मिल्लत को देखते हैं, कौमियत को देखते हैं ख़ित्ते के लिहाज से, लेट्स से मैं अगर समझूं कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो आप पाकिस्तानी हैं, ये मेरे इर्द गिर्द ये सारे पाकिस्तानी लोग हैं,
तो मुझे सिर्फ पाकिस्तान की ही तकलीफ़ होनी चाहिए, अगर मेरे किसी पाकिस्तानी बहन भाई को कोई तकलीफ़ हो तो फिर मुझे तकलीफ़ होनी चाहिए, ये एक ख़ित्ते के लिए ठीक है। ये छोटी कौमियत है। जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, जैसे कि अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करें तो मुस्लिम उम्मा में अगर किसी एक फ़र्द को दुनिया में किसी भी जगह पे तकलीफ़ होगी तो हमें तकलीफ़ होनी चाहिए, जो कि अब नहीं होती। तो हमें इस चीज़ को जनरेट करना है कि कहीं भी अगर मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है तो हमें तकलीफ़ होनी चाहिए। जब बुनियाद जो है कौमियत की, जब मिल्लत की बुनियाद जो है वो कह लें कि अकीदा तौहीद पे होगी, अकीदा रसालत पे होगी, तो फिर ये एक कह लें कि ब्रॉडर थिंकिंग होगी, ये एक ब्रॉडर चीज़ होगी। सो मिल्लत की खिदमत करनी हमने ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी हैं तो फिर भी जो है वो आपको अपने वतन के लिए, अपने मिल्लत के लिए सोचना चाहिए। टिप मिल्लत के लिए सोचना है। और तीसरा मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की है मैंने कि जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो बेटा अपनी जान और दूसरों की जान की हिफाजत करने की कोशिश किया करें, रफ़ ड्राइविंग से अवॉइड करें और लोगों को इंतज़ार में लगाने से अवॉइड करें। यहाँ पे बहुत दिल आज़ारी होती है। अगर पाकिस्तान में, मेरा ख़्याल है, मेरा पर्सनल ये ख़्याल है कि अगर पाकिस्तान में सिर्फ़ ये ड्राइविंग ठीक हो जाए और रोड जो है उन पे चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं उनको संभाल लिया जाए, यानी कि ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी करवा ली जाए, तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, जिनको जो है बाज़ दफ़ा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको पसे पुश डाल दिया जाता है। हमें अपना अपना हिस्सा डालना है। अगर किसी को रास्ते पे भी दिल आज़ारी होगी तो उतनी ही तकलीफ़ होगी, उतना ही कह लें कि हमारे लिए बुरा होगा, उतना ही गुनाह है कि जितना आप कह लें कि किसी की दिल आज़ारी आप मस्जिद में या मंदिर में कर रहे हैं। तो रास्तों को साफ़ सुथरा रखें। रास्तों पे जो है वो जब आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो दूसरों का ख्याल रखें। जी बेटा, ये 3 बातें, मिल्लत की खिदमत किस तरह से करनी है, ये आपने अपना गोल सेट करना है। टिप मैंने आपको दिया किस तरह से क्रिएटिविटी जनरेट करेंगे। और तीसरी बात आखिरी, ड्राइविंग के लिहाज से मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ड्राइव करते हैं वो अपने आगे और पीछे देखें कि कितने लोग जो हैं उनकी वजह से जो है वो तकलीफ़ में हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।